स्वागत है दोस्तों आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये करंट अफेयर है घटना चक्र का, और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपी पीसीएस, किसी भी एग्जाम, पीसीएस, यूपीएससी, यूपीएसआई, जहाँ पर भी करंट पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही शानदार करंट अफेयर है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हम विस्तार से बात करते हैं, हर एक पॉइंट पर बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें दोस्तों कि सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ODAF प्लस कवरेज हासिल कर लिया। या कवरेज हासिल करने के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पूछा गया सत्य नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी में है कि 95,767 ODAF प्लस गाँव में से 4,336 गाँव ODAF प्लस आदर्श गाँव है। तो ये जो बात है दोस्तों ये हो जाएगा गलत। इसका मतलब ए बी सी तो कहीं ना कहीं अपने आप में सही होगा। ए बी सी में क्या है ये देखते हैं। ए में है कि उत्तर प्रदेश ने 100% ODAF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत हासिल किया। हाँ ये बात सही है। दूसरा है बी, यानी कि राज्य के सभी 95,767 गाँव ने दूसरे चरण के तहत ODAF प्लस का दर्जा हासिल किया। ये भी सही है। सी में है कि 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गाँव ने ODAF प्लस गाँव का दर्जा हासिल किया। ये भी सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि कभी ये पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, यानी कि उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ODAF प्लस कवरेज हासिल किया गया, ये कब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 2023। ठीक है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि किसके तहत, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत। ठीक है। और अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि यह लक्ष्य हासिल कर लिया, मतलब यानी कि यह लक्ष्य कितने गाँव ने हासिल कर लिया, तो 95,767 गाँव। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या था कि ODF प्लस आदर्श गांव जो है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया था डी वाले में 4,336, जो कि 4,336 नहीं होगा, 3,806 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आंकड़ा आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, इसमें कहा गया है कि सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6,350। ठीक है, करोड़। ठीक, तो राष्ट्र को समर्पित किया, तो यानी कि ये कब समर्पित किया, तो 14 सितंबर 2023 को। ठीक है, और कहाँ पर, तो रायगढ़ में। और भी जान लो इसके बारे में, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। एक मिनट। और उन्होंने आधारशिला रखी, यानी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों और 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। अच्छा, ये मालूम हो गया। अच्छा, क्रिटिकल केयर ब्लॉक कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, तो दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़। फिलहाल ये सब नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये इतना जान लो कि किसके द्वारा, कब, यानी कि 14 सितंबर 2023 कब, कहाँ पर। ठीक है, कौन सा स्टेट से संबंधित है, कितना रुपया संबंधित है, बस ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, संविधान के 128वें संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितने सीट आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 33%। ठीक है, तो ध्यान देना कि राष्ट्रपति द्वारा इसको कब मंजूरी दिया गया, तो 28 सितंबर 2023 को। अधिनियम का एक अन्य नाम और क्या है, तो ये हो जाएगा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अधिनियम का सरकार द्वारा रखा गया क्या नाम है, एक नया और बताइए, जिससे जो सरकार द्वारा नया नाम रखा गया हो। ठीक है, तो इसको ही कहेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो कभी पूछ रहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, ये सब चीज़ें एक ही है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये है प्रावधान है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लोकसभा, राज्यसभा, माफ़ करिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर यह लागू होगा। ठीक है, तो इतना कुछ तो आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। कहाँ पर लागू होगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी मुंबई। और कब आयोजित किया गया, तो 5 से 7 सितंबर 2023, लिख देता हूँ 5 से 7 सितंबर 2023। ठीक है, कहाँ पर, तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। और किसके द्वारा, तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI और पेमेंट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी PCI और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिलिंग यानी FCC द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, अच्छा, कभी ये पूछ ले कि इसका मुख्य विषय क्या है, थीम क्या है, तो इसका मुख्य विषय यानी थीम होगा ग्लोबल कोलैबोरेशन
फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रिसाइलेंट या फिर सस्टेनेबल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कहिए तो लिख दूँ, थोड़ा इसमें साफ नहीं रहेगा। ग्लोबल, ठीक है, कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन, बोरेशन, ठीक है, फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। बस इतना मालूम कर लो, बहुत है, इतना और ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन की को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? अब इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट चाहिए, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब। ठीक, अब इसमें ध्यान देना, एक मिनट। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल इसको कब किया गया, यानी शांति निकेतन को? तो 17 सितंबर 2023 को, ये मालूम होना चाहिए। और इस सूची में शामिल करने का निर्णय कब लिया गया? तो 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने की सिफारिश जो है दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संस्थान इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा, यानी कि ICOMOS के द्वारा। ठीक है, इतना कुछ मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ, ये पहले बताओ। ठीक है, अच्छा, विशेष तथ्य के बारे में बात करें तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है और भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल बन गया। तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कभी ये पूछ ले कि शांति निकेतन की मतलब कह सकते हो कि शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1863 में, मैं बता देता हूँ पूरा डीपली। वर्ष 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के जो पिताजी थे, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको एक आश्रम के तौर पे स्टार्ट किया था। ठीक है, इतना कुछ मालूम होना चाहिए। फिलहाल आगे तो बहुत कुछ है, लेकिन अब इसको बात करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए एक पॉइंट और बता देता हूँ कि वर्ष 1921 में यह जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। इतना कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब एक पॉइंट बचा है, कुछ थोड़ा और बता देता हूँ कि 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेसिडेंशियल स्कूल यानी आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया था। तो इतना कुछ तो आपको मालूम हो गया, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा आप जानने की जरूरत भी नहीं है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये चीज़ ध्यान देना है, उपयुक्त सभी मतलब तीनों पॉइंट सही है। ठीक है, यानी कि 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ये भी बात सही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम, ये चीज़ ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। ठीक है, इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की अस्थायी सदस्यता मिली, ये भी सत्य है। ठीक है, और यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में आयोजित किया गया, ये भी ध्यान देना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, ये भी सही है। और भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 220 से भी ज़्यादा बैठकें आयोजित की गई, ये भी सही है। ठीक है, इतना कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, कभी पूछ ले कि इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देशों के नाम बता दीजिए, कौन कौन से देश शामिल थे? तो फिलहाल तो इसमें तो G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने तो भाग लिया था, लेकिन इस शिखर सम्मेलन के आमंत्रित देशों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इतना कुछ आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इस सवाल में पूछा गया कि हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामनाथ कोविंद साहब के अंडर पे। ठीक है, तो ये समिति जो है दोस्तों कब गठित की गई? तो 1 सितंबर 2023 को। अगर ये पूछ ले किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार द्वारा। और किसकी अध्यक्षता में पूछ ले तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब के अध्यक्षता में। ठीक है, और आपको ये तो मालूम होगा कि वर्ष 1967 तक, यानी कि 1967 तक देश में लोकसभा और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। ठीक है, और जो ये समिति बनाई गई है इसमें और भी कई सदस्य शामिल हैं, जैसे कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह साहब, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। बाकी 3 नाम और हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नाम आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है
दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पहले पॉइंट में है कि 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और दूसरा है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की अ, अकालजयी कृति पाथेर पांचाली महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही। अब इन दोनों पॉइंट पर दोस्तों सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा पॉइंट नंबर, माफ़ करिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों पॉइंट सही है। अब इसके बारे में हम लोग बात करें दोस्तों तो G20 फिल्म महोत्सव 2023 की आयोजन जो है 16 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में हुआ। ये बात सही है। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। अगर कभी पूछ ले किसके द्वारा, तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय द्वारा। और इसका उद्देश्य ये है कि सिनेमा क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रदर्शित करना। ठीक है। और एक पॉइंट और ध्यान देना इसमें कि प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरेपा अमिताभ कांत ने महोत्सव का शुभारंभ किया। और ये पॉइंट नंबर 2 जो है, ये भी पॉइंट नंबर सही है। ठीक है। तो इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, एक मिनट रुकिए। इससे पूछा गया 11 अगस्त 2023 को किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है। अच्छा, जो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 है, इसको राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 को पारित किया गया था। लोकसभा में सबसे पहला ये पारित किया गया था 3 अगस्त को लोकसभा में पारित किया गया, फिर 7 अगस्त को राज्यसभा में, फिर 11 अगस्त को जो है राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया है। अच्छा, जो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 है, ये किस चीज़ का संशोधन है? तो ये विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 1991 में संशोधन का ये प्रावधान है। ठीक है। इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, अगस्त 2023 में NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महेश चंद्र पंत। ठीक है। इसका गठन कब हुआ? तो अगस्त 2023 को। और कभी पूछ ले किसके द्वारा, तो NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है। इसका फुल फॉर्म NCERT का हिंदी में। और कभी पूछ ले कि किसके द्वारा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर महेश चंद्र कांत साहब के अध्यक्षता में। ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक होगा। तो ये बात गलत है, क्योंकि इसमें 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी कि अगर जब इन 3 वर्ष तक काम करेंगे या फिर 65 वर्ष कंप्लीट होने तक, जो पहले हो जाएगा बस वहीं तक करना है इनको। तो ये बात गलत रहेगा, सही ये हो जाएगा। बाकी तीनों पॉइंट A, B, C, यानी कि पहले में क्या है, 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया, ये भी सही है। B है कि इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है, ये भी सही है। और आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे, ये भी सही है। ठीक है। तो इतना कुछ आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पर। इस सवाल में है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है। ये बात जो है दोस्तों सही नहीं है। इसका मतलब हुआ A, B, C, ये तीनों पॉइंट सही होगा। ए में है कि इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, ये भी सही है। बी में है यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है, ये भी सही है। और सी में है इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है, ये भी चीज़ सही है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि इसमें डी वाले में था दोस्तों कि इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं, तो ऐसा गलत है, क्योंकि देना आवश्यक होता है। ठीक है। और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से प्राप्त करने का भी प्रावधान है। ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।